एवरीवन, आज की वीडियो में हम आरएफएलपी को डिस्कस करेंगे। आरएफएलपी जो हम कल देख चुके हैं कि ये एक तरीके का कोडोमिनेंट मार्कर है और इसका फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। आरएफएलपी मार्कर्स के साथ साथ ये एक हमारी टेक्निक भी है जो हमारी पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करने के काम आती है। ठीक है, मतलब इसको हम टेक्निक मान के अगर चलते हैं तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म डिटेक्ट करने के काम आती है। आरएफएलपी मार्कर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसी को डिटेक्ट करने की टेक्निक का नाम आरएफएलपी है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पे फोकस करेंगे कि इसमें होता क्या है। देखिए, जो आरएफएलपी टेक्निक है वो दो इंडिविजुअल के बीच में पॉलीमॉर्फिज्म को बताती है। मतलब हर दो इंडिविजुअल, किसी भी दो रैंडम इंडिविजुअल्स को आप ले लीजिए, वो नॉर्मल भी हैं, कोई डिजीज़ नहीं है, उनको कोई भी वेरिएशन नहीं, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन तो दो पर्सन्स में रहता ही है, देखने में भी वो थोड़े अलग तो दिखते ही हैं, एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल या ट्विंस जैसे तो दो लोग दिखते नहीं हैं। दो इंडिविजुअल को आप ले लीजिए, किसी भी दो इंडिविजुअल को ले लीजिए, उनका आप जीनोमिक डीएनए आइसोलेट कीजिए। जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करने के बाद आप रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन लगाइए। कोई भी एक एंजाइम ले लीजिए, मान लीजिए EcoR1 ले लिया, उससे आप रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन लगाइए और डीएनए फ्रेगमेंट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आप रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन लगाइए, आपको डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स जब आपको दोनों ही पर्सन्स के मिल जाएंगे, उसके बाद आप एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कीजिए, तो आप देखेंगे कि एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करने पर पर्सन 1 और पर्सन 2 का जो बेंडिंग पैटर्न है वो डिफरेंट आता है। ठीक है, आप रैंडम ये किसी पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं, कोई भी दो इंडिविजुअल्स ले लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद आप उनका जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करिए, उसको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करिए, जेल पे रन करिए, तो आपको डिफरेंट बेंडिंग पैटर्न दिखेंगे। और ये दो जो डिफरेंट बेंडिंग पैटर्न दिख रहे हैं यही पॉलीमॉर्फिज्म बता रहे हैं, मतलब उनका जो जेनेटिक लेवल पे उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, उनका जो क्रोमोसोमल लेवल या उनके जीनोमिक लेवल पे उनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस आते हैं, उनके सीक्वेंस पूरी तरह से सिमिलर नहीं होते। और ये सीक्वेंस में डिफरेंस जो होता है वो ज़्यादातर नॉन कोडिंग रीजन के सीक्वेंस में डिफरेंस की वजह से ऐसे पैटर्न्स आते हैं। ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन में वही सब आ जाते हैं, VNTRS आ जाते हैं, आपकी सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये जीन के अंदर नहीं होने की वजह से दोनों में कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं हो रही है, दोनों ही नॉर्मल दिख रहे हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दोनों हेल्दी हैं। लेकिन फिर भी उनके जेनेटिक लेवल पे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जो ये बेंडिंग पैटर्न से पता चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो ये दो इंडिविजुअल में डिफरेंस बताने के काम आता है। ठीक, उसके बाद देखिए और क्या करता है ये आरएफएलपी। अब मान लेते हैं दो पर्सन को हमने लिया, उनमें से एक में कोई जेनेटिक डिजीज़ है या जेनेटिक डिफेक्ट है या जीन में डिफेक्ट है, दूसरा पर्सन नॉर्मल है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से उनका जीनोमिक डीएनए आइसोलेट कर लेंगे। दोनों का जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेशन लगाएंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो दोनों में ये हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, फिर हम उनका एग्रोज्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। एग्रोज्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस करने पे हमें डिफरेंट बैंडिंग पैटर्न्स तो मिलेंगे ही, क्योंकि अगर दो नॉर्मल इंडिविजुअल होते तो भी उनके बैंडिंग पैटर्न अलग ही आते हैं। तो अगर एक नॉर्मल है, एक डिजीज्ड है, तो दोनों के बैंडिंग पैटर्न्स तो अलग आएंगे ही आएंगे। तो मान लीजिए कुछ भी आपको बैंडिंग पैटर्न आ रहा है, उसके बाद ये जो आपके बैंड्स मिलेंगे ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होंगी ना, तो आप इस जेल को थोड़ा ट्रीटमेंट दे करके किसी एल्कली से आप ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है आप इसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपके जेल पे क्या हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाएंगे, जिसको आप बाद में ट्रांसफ़र करेंगे नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पर। फिर से मैं बता दे रही हूँ क्या कर रहे हैं। पहले तो आपने डीएनए फ्रेगमेंट्स दोनों ही इंसान की, एक जो हमारा नॉर्मल था एक डिजीज था, जेनेटिक डिजीज़ है, उसको दोनों के ही आपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन किया। ये जो रन होके बैंड्स आते हैं, इसमें जो डीएनए है इन बैंड्स में वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है। ठीक है, कहीं पे आपने सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं बनाया है उसको, तो डबल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में है। आप इसको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाएंगे किसी एल्कली से ट्रीटमेंट देके, इस जेल को किसी एल्कली में रख देंगे आप, तो जितने भी उसके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं वो डीनेचर हो जाएंगे, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये सब सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में जब जेल पे डीएनए आ जाएंगे तो उसके बाद हम जेल के जो बैंड्स होंगे हम उनको किसी मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। हम मान लेते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र कर लिए। ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इस जेल को उस मेम्ब्रेन पे प्रेस करके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जेल हमारे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे चले गए। अब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे हमने जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब्स रेडी किए, वो प्रोब लेबल्ड हो सकते हैं, रेडियो लेबल्ड हो सकते हैं, एंटीबॉडी लेबल्ड हो सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से लेबल उनको कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब आपकी जो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आपकी नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर बैंड्स ट्रांसफ़र हो गए थे, आपने उनको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब से हाइब्रिडाइज़ कराया। हाइब्रिडाइज़ कराने के बाद वो मेम्ब्रेन जो होगी, आपको हाइब्रिडेशन दिखेगा तो है नहीं, आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने रेडियो लेबल्ड प्रोब का यूज़ किया है तो आपको एक्सरे फिल्म पे एक्सपोज करके उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करनी पड़ेगी या डेवलप करना पड़ेगा मेम्ब्रेन को। तो आप मेम्ब्रेन को जब डेवलप करेंगे तो आपको कुछ अलग अलग बैंडिंग अलग अलग बैंडिंग पैटर्न्स मिलेंगे। ठीक है। अब ये अलग अलग बैंडिंग पैटर्न्स आए, ये हमारा नॉर्मल इंडिविजुअल का था, ये हमारे डिजीज इंडिविजुअल का था। तो क्या कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए कि हमारा ये नॉर्मल इंडिविजुअल का डीएनए था, ये डिजीज इंडिविजुअल का डीएनए था, या कोई जीन का सेगमेंट था। इस जीन के सेगमेंट को उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ से यहाँ से यहाँ से कट किया। ठीक है। और उसमें हाइब्रिडाइजेशन वाली जगह मान लीजिए ये वाली थी जहाँ पे हाइब्रिडेशन हो रहा था प्रोब का। प्रोब तो थोड़ी ही दूर पे हाइब्रिडाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको जब रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हुआ तो एक दो फ्रेगमेंट आपको ये मिल गए, ये वाला फ्रेगमेंट मिला, ये वाला फ्रेगमेंट मिला, और इसमें आपका ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया प्रोब का। ठीक है। इसमें भी हमारा यहाँ पे सीक्वेंस था, हाइब्रिडेशन जहाँ प्रोब का होने वाला था वो तो हो गया। यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटा, यहाँ पे कोई सीक्वेंस चेंज हो जाने की वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ये चीज़ नज़र नहीं आई। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में अगर एक भी सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो वो कट नहीं करता है। यहाँ नहीं कट कर पाए क्योंकि यहाँ पे कुछ म्यूटेशन हो गया था न्यूक्लियोटाइड का, लेकिन यहाँ पे उसने कट किया जैसा कि यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे आपको एक ही बैंड मिला जिसमें यहाँ पे हाइब्रिडेशन हो गया प्रोब का। ठीक है। तो ये वाला बैंड देखिए बड़ा आएगा, बड़ा आएगा तो मतलब ऊपर आएगा, और यहाँ वाला ये जो बैंड है वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं म्यूटेशन हुआ है जिससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट चेंज हो गई है। ठीक है। अब ये भी हो सकता है, कुछ ऐसा म्यूटेशन भी हो सकता है जिसमें क्या होगा कि वो ज़्यादा कट कर दे, तो पता चला कि ये वाला जो बैंड है वो आपका दो पार्ट में हाइब्रिडाइज हो, तो नीचे की तरफ बैंड आएगा, दो बैंड आएंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये आप जब डेवलप करेंगे मेमोरी तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस आ रहा है आपके हाइब्रिडाइजेशन के पैटर्न में। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब्स लेंगे आप किसी जीन के स्पेसिफिक ही लेंगे ना, तो आप बनाएंगे तो आपको जीन का सीक्वेंस पता होगा तभी। तो ये जेनेटिक लेवल पे आपको डिफरेंसेस दिखा देंगे कि ये जीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उसको आप बाद में सीक्वेंसिंग से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो गई। तो वही लिखा है इसमें, इट इंडिकेट्स द लॉस इन रेस्ट्रिक्शन साइट इन सेकेंड इंडिविजुअल ड्यू टू लीथल म्यूटेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट। इसमें किसी एक न्यूक्लियोटाइड का भी लॉस हो सकता है या कुछ सेगमेंट, 4 से 5 सेगमेंट का भी लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, वो हमें सीक्वेंसिंग करके ही पता चलेगा। लेकिन हमें इतना तो पता चल गया ना कि ये जिस जीन के अगेंस्ट में हमने प्रोब यूज़ किया था उस जीन में डिफरेंस है कहीं ना कहीं। तो आप बाद में सीक्वेंसिंग से उसको देख लीजिए कि ये उस जीन में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो ये आप बाद में कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी तो आपने डायग्नोस्टिक कर ली ना यहाँ पे, तो ये आपको बता देता है डिजीज कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन कैसे आपस में डिफरेंट है। उसके बाद देखिए ये कोडोमिनेंट मार्कर है, मैंने आपको कल बताया था कि कोडोमिनेंट मार्कर है, मतलब ये डिफरेंशिएट करता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब मान लेते हैं कि कोई आई कलर है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो किसी जीन से रेगुलेट हो रहा है, वो जीन का कंडीशन, 3 कंडीशन हमने बना ली है यहाँ पे। एक हमने होमोजाइगस डोमिनेंट बनाई है जो रेड कलर को शो कर रही है, रेड कलर ऑफ आइज़ को। एक हमने हेट्रोजाइगस कंडीशन बनाई है जो ब्लू कलर की आइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक होमोजाइगस रिसेसिव बनाई है जो वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो ये तीनों ही हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम इनकी क्रोमोसोमल पोजीशन की बात करते हैं तो क्रोमोसोम पे देखिए इनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से हो सकती है, अगल बगल ही होंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, ये इस तरीके से इनकी कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे इसकी कंडीशन ऐसे हो सकती है। ठीक है। तो अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए ये वाली कंडीशन फिर से मैंने यहाँ बना ली है कि हमारे जो आई कलर थे वो तीन तरीके की कंडीशन से रेगुलेट हो रहे थे। तो ये वाली कंडीशन, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। अब क्या करेंगे हम, इसको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे तो देखिए ये जो सीक्वेंस है हमारा, जो ए वाले का जो भी जीन का सीक्वेंस होगा ये तो सिमिलर ही होंगे, तभी तो एक ही जैसे इनके जो है जीन एक ही जैसे हैं। लेकिन इसमें जो हमने स्मॉल ए लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं इस वाले से थोड़ा बहुत ही अलग है। हो सकता है 1-2 न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस हो या ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा, मतलब एक जीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते, एक ही 2 जगह पे हो सकते हैं। तो ये आपका मान लीजिए कि थोड़ा सा म्यूटेटेड वर्जन हो गया या थोड़ा सा रिसेसिव वर्जन हो गया, म्यूटेटेड ना कह के हम रिसेसिव वर्जन कह देते हैं, हो जाता है। ये दोनों रिसेसिव कंडीशन में है। ठीक है। तो अब हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हमारी 4 जगह रेस्ट्रिक्शन, मतलब 3 जगह पे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हुआ या एंजाइम ने 3 जगह पे कट किया, क्योंकि यहाँ पे जैसा सीक्वेंस उसको मिलेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, मान लीजिए अपना 3 सीक्वेंस मिल गया तो 3 जगह पे कट कर देगा।
इसी तरह से ये भी, तो ये यहाँ पे जो है वही से ये भी है, तो ये भी आपको 4 यहाँ पे बैंड्स मिल जाएँगे, 3 जगह कट करेगा तो। यहाँ पे क्या हुआ, 3 जगह नहीं कट कर पाया, 2 जगह तो वहाँ बैंड की साइज़ मतलब बैंड का जो पैटर्न था वो नहीं आया, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो साइट मिस कुछ हो गई थी। तो यहाँ पे आपको 2 ही बैंड मिले। उसी एंजाइम से जब आपने कट किए तो इसमें आपको एक छोटा, एक बड़ा 2 ही बैंड मिला। ठीक है, यहाँ पे भी आपको छोटा बड़ा 2 ही बैंड मिलेगा इस तरीके से। तो अब जब आप इसको एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो क्या होगा, देखिए वाइट वाले में आपको छोटा बड़ा 2 बैंड मिलेगा जो बड़े साइज़ का होगा। तो छोटा बड़ा देखिए बड़े साइज़ का बैंड हमने यहाँ बना दिया है। इसमें देखिए कि आपको छोटा बड़े वाला ये वाला हल्का बैंड मिलेगा और ये वाले भी बैंड्स मिलेंगे आपको 4 छोटे छोटे बैंड। तो ये देखिए दोनों हमने यहाँ हल्के बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें यहाँ आपकी मतलब ज़्यादा अमाउंट में है, यहाँ कम अमाउंट में है, इसलिए यहाँ हल्का बैंड आएगा। और ये 4 छोटे बैंड्स यहाँ मैंने बना दिए हैं। इस वाले में आपके 4 छोटे ही बैंड्स आएंगे, एक ही साइज़ के हैं, तो लेकिन एक ही साइज़ के 2 बैंड हैं तो थोड़ी सी इंटेंसिटी उनकी बढ़ जाएगी, लेकिन ये नीचे की ही साइड में आएंगे। तो इस पैटर्न को देखिए, जब भी आपको इस तरीके का पैटर्न मिले कि एक में आपको, अगर आपने 2-3 इंडिविजुअल के डीएनए को इस तरीके से रन किया है और आपको एक तरीके का पैटर्न इधर मिल रहा है, एक तरीके का पैटर्न इधर मिल रहा है, और इसमें दोनों ही तरीके के पैटर्न कंबाइंड अगर आपको मिल रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, अगर आपको कंबाइंड में बहुत सारे बैंड मिल रहे हैं तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन को डिनोट करेंगे, बाकी होमोजाइगस को डिनोट करेंगे, होमोजाइगस को। ठीक है, अब होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव है वो तो आपको पता ही चल पाएगा फिनोटाइप देख के ही कि रिसेसिव कैरेक्टर है या डोमिनेंट कैरेक्टर, तो आप उसके बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो मतलब ये RFLP मार्कर्स जो है कितने तरीके के जीन में डिफरेंस बता देते हैं, हमारे क्रोमोसोमल लेवल पे या जीन लेवल पे भी डिफरेंस बता देते हैं। होमोजाइगस को हेटेरोजाइगस से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिजीज़ कंडीशन को बता सकते हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म को तो डिटेक्ट करने के काम आते ही हैं, जैसा कि इनके नाम से ही डिटेक्ट हो रहा है। तो ये आपके एक तरीके के मॉलिक्यूलर मार्कर है, कोडोमिनेंट है, बस आपको ये बात याद रखनी है। और ये हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड है, यहाँ पे कहीं भी देखिए PCR का हमने यूज़ नहीं किया है। तो अगर कोई पूछेगा कि RFLP किस तरीके के मार्कर हैं, तो इसमें हम प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना, तो आप इसमें लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर। ये आप ये एक चीज़ और लिख लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल RAPD लेकर के आएंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तब तक के लिए थैंक यू।